नमस्कार, हमेशा खुश रहिए बेटिया। So in the continuation of the knee soft injuries, today me, JVN Dr. Anchit, is going to talk about meniscal injury of the knee, along with certain patellar injuries of the knee, including supra patellar bursitis and infrapatellar bursitis. So, just a brief about knee. Knee is the biggest joint of the body, which uh, has a lot of load coming onto it of the whole body, entire body, and it is the main joint also involved in the ambulation, so is very important and as well as prone to many injuries. Even the athletes are very prone, and other than athlete, normal people who are even uh, have very less kind of physical work also have such kind of injuries, because the force, the tendency of forces acting upon the knee changes when there is a abrupt movement. जब भी कोई सडनली हम चलते चलते घूमते हैं या कभी पैर स्लिप होता है तो नी यूजुअली हमारा ट्विस्ट हो जाता है. उन ट्विस्टिंग की वजह से काफ़ी सारी इंजरीज होती हैं, बिकॉज नी के अंदर बहुत सारे सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, रेंजिंग फ्रॉम लिगामेंट्स, टेंडन, बर्सा, मसल एंड बोन्स. नी जॉइंट इज़ मेड अप ऑफ 4 बोन्स: फीमर, टिबिया, फिबुला एंड पटेला. इन सबको जोड़े रखने के लिए बहुत सारे सॉफ्ट टिश्यूज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है, इंक्लूडिंग मेनिस्कस. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेनिस्कस इंजरीज ऑफ द नी. So what is a meniscus? Meniscus is a semicircular cartilage. It is a C-shaped cartilage which is situated between the two bones of the knee. That is, जो हमारी टिबिया होती है और जो फीमर होती है उसके बीच के अंदर प्रेजेंट होता है. ये सी शेप का होता है दोनों तरफ. दिस इज द सी शेप. it is in two parts, the left and the right, that is the medial and the lateral, which helps in gliding movement of the tibia on the femur. Injuries to the meniscus are common in young adults as well as sustained by the football players, and by football players it means athletes, majorly including football players. Now what is the mechanism of the injury? कैसे होता है meniscus हमारा टीयर? तो यूजुअली जो सबसे कॉमन रीज़न है टीयर होने का वो है ट्विस्टिंग और टर्निंग क्विकली. तो जब भी हम ट्विस्ट करते हैं, जब हमारा फुट तो नीचे ज़मीन के कांटेक्ट में होता है लेकिन अपर बॉडी एक अचानक घूमनी पड़ती है. जैसे कि मैं बात करूं कि फ़ुटबॉल प्लेयर्स की या रग्बी प्लेयर्स की, जिनको सडनली घूम के बॉल कैच करनी पड़ती है, करना पड़ता है, तो ट्विस्ट की वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि जो फीमर है वो रब करती है नीचे. और वैसे तो ये कुछ नहीं होता है, प्रिवेंट करता है किसी भी फ्रिक्शन को, लेकिन जब एकदम सडन मूवमेंट होता है, ज़्यादा होता है, तो वो मूवमेंट मेनिस्कस को टीयर कर सकता है. तो बहुत ही थिन पैड्स होते हैं ये. तो जब भी सडन मूवमेंट्स होती है, जब हमारा बॉडी का पूरा लोड हमारे ऊपर है, मतलब फीमर तो पूरा नीचे की तरफ प्रेस कर रहा होता है और हम सडनली घूमते हैं, तो जब फीमर टर्न करती है और टिबिया को एडजस्ट होने का मौका नहीं मिलता, उन केसेस के अंदर मेनिस्कस बहुत जल्दी टीयर हो जाता है. तो मैकेनिज़्म क्या होता है? जब दो तरीके के होते हैं, दो पार्ट्स में होते हैं, लेटरल और मीडियल. तो जब भी हम एक्सटर्नल रोटेशन करते हैं एबडक्शन के साथ में, जब हमारा नी स्लाइटली फ्लेक्स्ड होता है, तो हमारा मिडिल साइड पे प्रेशर आता है और तब हमारा मिडिल साइड का मेनिस्कस इंजर होता है. और जब उल्टा एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, मतलब जब हम इंटरनल रोटेट करते हैं नी फ्लेक्स्ड के साथ में, तो हमारा मिडिल साइड का मेनिस्कस डैमेज हो जाता है. अब क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? व्हाट डू वी सी इन अ पेशेंट्स ऑफ मेनिस्कल टीयर? तो सबसे पहले तो जो पेशेंट होता है उसको अक्यूट पेन हुआ होता है नी के ऊपर. सबसे इसका जो मेन साइन है, डैट इज़ द लॉकिंग ऑफ द नी. लॉकिंग ऑफ द नी क्या होती है? जब भी हम जब हम गेट पैटर्न होता है तो उसमें जब हम वॉक कर रहे होते हैं, तो जब हम नी एक्सटेंशन से वापस फ्लेक्शन में ला रहे होते हैं, तो पूरा एक्सटेंशन होने से पहले ही लॉक हो जाता है बीच के अंदर. दैट लॉकिंग इज़ बिकॉज कि मेनिस्कस वहाँ पे डैमेज है, तो वो वहीं पर ही नी को रोक देता है बहुत बार. तो वो लॉकिंग जब होती है, पता चलता है, पेशेंट अपने आप ही बताएगा कि चलते चलते ऐसा लगता है कि घुटना बीच में ही रुक गया, लॉक हो गया. और दैट इज़ अ एविडेंस ऑफ कि इसको ज़रूर मेनिस्कल टीयर हुआ है.
ऑल्सो जब भी टीयर होता है या कोई भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है, वहाँ पे जॉइंट डिफ्यूजन मिलेगा, स्वेलिंग मिलेगी और टेंडरनेस मिलेगी। जब भी हम नी की जॉइंट लाइन पे प्रेस करेंगे मिडल साइड या लेटरल साइड, वहाँ पे टेंडरनेस होगी, पेशेंट पेन का कंप्लेंट करेगा। अब साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं? नी पेन होगा, स्वेलिंग होगी, स्टिफनेस होगी नी की, डेफिनेटली जब स्वेलिंग प्रेजेंट होगी दैट विल लीड टू स्टिफनेस। टेंडरनेस प्रेजेंट होगी मेनिस्कस पे, जॉइंट लाइन के ऊपर। स्क्वेटिंग करने पे पेन होगी। स्क्वेटिंग करने में पेन इसलिए होगी क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्क्वेट करते हुए सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है जब पूरा फीमर प्रेस करता है टीबिया के ऊपर, तो उस समय सबसे ज़्यादा जब मेनिस्कस का काम होता है तो उस समय पेन होगी। और पॉपिंग साउंड आती है जब हम पूरा फ्लेक्जन से एक्सटेंशन में करते हैं, तो वो पॉपिंग साउंड भी एक तरीके का डायग्नोसिस टेस्ट होता है। आई विल जस्ट लेट यू नो कि वो कैसे करते हैं। एंड लिमिटेड मोशन ऑफ नी जॉइंट होगा। बहुत तरीके से टीयर हो सकता है, इतने डिटेल में इसमें नहीं जाना हमको। स्पेशल टेस्ट डिटरमाइन करने के लिए क्या होगा, इसका मैकम्यूरे टेस्ट होगा। मैकम्यूरे टेस्ट में क्या करेंगे, पेशेंट को पहले पूरा सुपाइन लाइन में लेटेंगे, फिर जो अफेक्टेड लेग है उसमें नी में पूरा फ्लेक्जन कराएंगे, जितना भी फ्लेक्जन पॉसिबल है वो कराएंगे। एक हाथ एंकल पे रहेगा, दूसरा नी की जॉइंट लाइन पे रहेगा, थंब हमारा मिडल साइड रहेगा और हमारे फिंगर्स लेटरल साइड पे रहेंगे। पूरे फ्लेक्जन के बाद हम पूरा एक्सटेंशन कराएंगे इसको, जब भी हम न्यूट्रल पोजीशन टीबिया को लाके और पूरा एक्सटेंशन कराएंगे उसको। एक्सटेंशन कराने पे कहीं ना कहीं पॉपिंग साउंड आएगी, दैट इज़ ऑल्सो द लॉकिंग या फिर पॉपिंग। वो लॉकिंग पॉपिंग साउंड जो आएगी दैट इज़ साइन की मेनिस्कल टीयर है। और कई बार साउंड ज़्यादा तेज़ नहीं होती है बट हम हाथ से उसको फील करते हैं तो वो होता है। कई बार मैकम्यूरे टेस्ट ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर पॉपिंग साउंड आए, तो हम एप्लीज टेस्ट करते हैं। एप्लीज टेस्ट में क्या करते हैं, पेशेंट को प्रोन लाइन में लेटाते हैं, अफेक्टेड लिम्ब को, नी को हम पूरा फ्लेक्स करेंगे 90 डिग्री पे। उसके बाद पूरा फोर्स देंगे, मतलब जॉइंट अप्रॉक्सीमेशन करेंगे, नीचे की तरफ फोर्स देंगे और फोर्स के साथ में हम उसको इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन के साथ घुमाएंगे। घुमाने के ऊपर जहाँ पे भी दर्द होगा, अगर एक्यूट पेन उठेगा मिडल साइड या लेटरल साइड, तो डैट विल बी अ सिम्टम कि हाँ इसको टेस्ट जो टेस्ट है एप्लीज टेस्ट है वो पॉजिटिव है और मेनिस्कल इंजरी है। इन्वेस्टिगेशंस में क्या देखेंगे हम, एक्सरेज देखते हैं बट जो पक्का होता है वो एमआरआई होता है। मैनेजमेंट कैसे करते हैं इसका, पेन किलर्स के लिए हम पैरासीटामोल देंगे, एनसेड्स देंगे हम स्वेलिंग कम करने के लिए, लंबे समय के लिए उसको हील करने के लिए। और उसके बाद कई बार जब ज़्यादा इंजरी होती है तो सर्जिकल उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जिसके अंदर हम या तो पार्शियल मेनिस्कस निकालते हैं जिसको हम पार्शियल मेनिस्कटॉमी बोलते हैं, या फिर पूरा जब मेनिस्कस निकालना पड़ता है तो पूरा मेनिस्कस निकालते हैं। यूजुअली जब ACL टीयर होता है या फिर जब MCL टीयर होता है तो साथ के अंदर मेनिस्कल टीयर भी होता है, क्योंकि वो इंजरीज़ भी रोटेशन की वजह से कॉज होती हैं। तो जब भी हम बहुत बार देखा गया है जब ACL के जब कंप्लीट टीयर्स होते हैं, MCL टीयर्स होते हैं, तो साथ में मेनिस्कस भी टीयर होता है, और जब उनको रिपेयर करते हैं ACL MCL को तो इसको निकालना पड़ता है। जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं वो तो रिकन्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, उनको तो हम जोड़ देते हैं बॉडी का कोई पार्ट लेके या टेंडन लेके, लेकिन मेनिस्कस को हम जोड़ नहीं पाते। मेनिस्कस का सर्जिकल सिर्फ रिमूवल होता है, वहाँ से मेनिस्कस को हटा दिया जाता है ताकि आगे चल के ऑस्टियोआर्थराइटिस ना हो पाए। अब इसके रिहैबिलिटेशन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले ऑब्वियसली एक्यूट केस में हमको पता है हम राइस ट्रीटमेंट करेंगे, जिसमें हम आइस करेंगे, क्रायोथेरेपी, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करेंगे, स्ट्रेंथनिंग करेंगे और वेट बेयरिंग करेंगे। अब कैसे कैसे करेंगे, क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, 1st डिग्री, 2 डिग्री और 3rd डिग्री मेनिस्कस पे नहीं जाता है। मेनिस्कस में सिर्फ सर्जिकल और नॉन सर्जिकल होता है। तो नॉन सर्जिकल अगर होगा तो हमको शुरू में वेट करना है, उसको अक्यूट केसेस में तो राइस करना है, बाद में हमको स्टेबिलिटी के लिए धीरे धीरे नी की स्ट्रेंथनिंग करानी है, स्ट्रेचिंग करानी है, और जो रोटेशन एक्सरसाइजेज जिसकी वजह से होता है तो हमको मस्कुलेचर को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि जो सारा प्रेशर है वो नी के अंदर नहीं आ पाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए मसल्स के अंदर। और फिर जब पोस्ट सर्जरी होती है तो उसके अंदर कैसे करते हैं, उसके अंदर भी हमने उसको फेज़ वाइज बांट रखा है। अक्यूट फेज़ में क्या करेंगे, हमारा गोल होगा उसके अंदर सबसे पहले इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग को हटाना, ROM को वापस लेके आना और क्वाड्रिसेप्स को एक्टिवेट करना, मतलब उसकी वीकनेस नहीं होने देना।
तो शुरू में हम क्रायोथेरेपी यूज़ करेंगे पेन किल करने के लिए, स्वेलिंग कम करने के लिए, और रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए हम क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर देंगे, स्ट्रेट लेग रेजेस स्टार्ट कर देंगे, हिप की एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे, और थोड़ा थोड़ा स्क्वाट्स हल्का हल्का कराना शुरू कर देंगे। डीप स्क्वाटिंग बिल्कुल नहीं करानी है शुरू में, ये ध्यान रखना है हमको। उसके बाद जैसे जैसे डेज पास करेंगे, हम वीक के एंड में आएंगे, हम धीरे धीरे जो स्क्वाटिंग है उसको रेप्स बढ़ा देंगे, नी एक्सटेंशन की डिग्रीज़ के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, जो रेंज ऑफ मोशन है फ्लेक्शन की वो धीरे धीरे हम बढ़ाना शुरू कर देंगे, स्ट्रेचिंग शुरू करवा देंगे, प्रोलॉन्ग स्ट्रेचेस करके रखेंगे हम फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने के लिए। फिर जैसे जैसे और सेकेंड वीक के अंदर हम आएंगे तो लेग प्रेसेस स्टार्ट कर देंगे, यानी वेट बेयरिंग के साथ में क्वाड्रिसेप्स और हैम्स की हम एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे। फिर इसके बाद हम काफ की स्ट्रेंथनिंग करेंगे टो रेजेस करवा के। बाइसाइकिल के साथ पेडलिंग हम शुरू करा सकते हैं धीरे धीरे, पूरा रेंज ऑफ मोशन करा के। उसके बाद जब फ़ेज़ 2 आता है तो फ़ेज़ 2 में हमारा बेसिकली पेन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका होता है, एंड रेंजेस में ही पेन होता है, शुरू की रेंजेस में पेन नहीं होता है। तो इसमें हमको रेंज ऑफ मोशन पे काम करना होता है और स्ट्रेंथनिंग पे काम करना होता है। तो जो भी हमारा एक्सरसाइज प्रोटोकॉल चल रहा होता है हम उसको धीरे धीरे इंटेंसिफाई करते जाते हैं, और साथ में कुछ और एक्सरसाइज जोड़ते जाते हैं, जैसे रेजिस्टेंस एक्सरसाइज इसके अंदर जोड़ देते हैं हम कुछ कुछ इसके अंदर। स्टेयर्स पे हम कराना शुरू कर देते हैं, जैसे कुछ मशीन्स होती हैं जिनको हम स्टेयर मास्टर कहते हैं, जस्ट लाइक ट्रेडमिल। जैसे ट्रेडमिल नॉर्मली फ्लैट सरफेस पे चलती है, वैसे स्टेयर मास्टर होता है जिस पे स्टेप्स चलते रहते हैं, आप उसके ऊपर चलते रहो और स्टेप्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, जैसे एस्केलेटर होता है उस तरीके का होता है। उसके बाद जो हमारा फ़ेज़ 3 होता है ये पूरा हमारा एजिलिटी लाने के लिए होता है। अगर कोई एथलीट इंजर्ड है तो इसमें उसको हम पूरी एजिलिटी की ट्रेनिंग कराते हैं, मतलब डायनामिक स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं। स्पोर्ट्स के अंदर खिलवाते हुए बेसिक सारी स्ट्रेंथनिंग होती है इसके अंदर। तो इसमें यहाँ तक पहुँचते हुए हमको इंश्योर करना होता है कि कहीं पे भी कोई मूवमेंट पेन नहीं हो, पेन फ्री मूवमेंट्स हो, अच्छा स्ट्रेंथ हो। तो असेसमेंट ज़रूरी होता है इस फेज़ में आने से पहले, वरना हम फ़ेज़ 2 कंटिन्यू रखते हैं। स्ट्रेंथनिंग पूरी अच्छी तरीके से होनी चाहिए ताकि कोई इंजरी आगे बढ़े नहीं। सो दिस वाज अबाउट मेनिस्कल टियर्स, किस तरीके से होते हैं, कैसे हम उसको ठीक करते हैं और क्या रिहैब करते हैं। अब हम एसोसिएटेड थोड़ा सा नी इंजरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, बेसिकली पटेला से रिलेटेड। तो जैसे मैंने आपको बताया था पटेला के आसपास काफ़ी नी के आसपास काफ़ी सारा स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही पटेला जो बोन होती है जिसको हम नी कैप भी बोलते हैं, उसके ऊपर और नीचे पीछे की तरफ बर्सा होता है। व्हाट इज़ बर्सा? बर्सा इज़ अ फ्लूइड फिल्ड सैक विच हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ द टेंडेंस एंड टेंडेंस विद मसल्स, टेंडेंस विद बोन्स। तो बर्सा बेसिकली एक आप मान सकते हैं बलून सैक की तरह एक होता है जो लुब्रिकेटेड होता है, विच एड्स इन द मूवमेंट, चिकनाई देता है ताकि जो मूवमेंट है वो आराम से हो पाए। जो टेंडेंस बोन के ऊपर से स्लिप करते हैं वहाँ पे फ्रिक्शन ना पैदा हो पाए, फ्रिक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन नहीं हो, इसलिए वो बर्सा प्रेजेंट होता है। लेकिन कई बार किन्हीं रीज़नों से ये बर्सा खुद ही इन्फ्लेम हो जाता है, जिसकी वजह से हम इनको बर्साइटिस बोलते हैं। तो कई बार ये देखिए ये बर्सा है, ये पटेला है, पटेला के आगे ये बर्सा है, तो दिस इज़ प्री पटेलर बर्सा, मतलब पटेला के आगे की तरफ बर्सा है। पटेला के पीछे की तरफ भी बर्सा होता है जिसे हम सुपरा पटेलर बोलते हैं। तो कई बार ये जो आगे की तरफ बर्सा होता है ये इन्फ्लेम हो जाता है, यानी स्वेलिंग हो जाती है इसके अंदर, जिसका कॉमन रीज़न होता है उन लोगों के अंदर जिनका नीलिंग का काम ज़्यादा है, नील करके जो बैठते हैं नीचे ज़्यादा, जैसे कि वर्कर्स होते हैं, जैसे कि कारपेट बनाने वाले होते हैं या क्लीनर्स होते हैं जिनका घुटनों पे बैठ के काम ज़्यादा होता है, उन लोगों में ये प्री पटेलर बर्साइटिस बहुत कॉमन होता है। और कॉज हम समझ रहे हैं क्योंकि जब वो नीचे बैठे रहते हैं तो प्रेशर पड़ता है बार बार बर्सा के ऊपर, कई बार रगड़ भी खाता है जिसकी वजह से जो बर्सा है इन्फ्लेम हो जाता है। इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? अगेन पेन प्रेजेंट होता है, देखने में जब हम देखते हैं फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं तो स्वेलिंग, अच्छी खासी स्वेलिंग दिखाई देती है। जो एक नी है वो काफ़ी सूजा हुआ दूर से ही दिख जाता है। टेंडरनेस होती है, जब हम ऊपर टच करके देखते हैं, फील करके देखते हैं तो हमको पता चल जाता है कि ये बर्सा की वजह से हो रहा है। इसको ट्रीट कैसे करते हैं? ट्रीटमेंट सेम है। अक्यूट फेज़ में हम आइसिंग करेंगे स्वेलिंग कम करने के लिए, पेन कम करने के लिए, रेस्ट देंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे, नी पे जाने के लिए बिल्कुल मना करेंगे, हम कंप्रेशन दे के रखते हैं, जॉइंट को सपोर्ट दे के रखते हैं।
फिर भी अगर ये ठीक नहीं होता फिर मेडिकल मैनेजमेंट करना पड़ता है, जिसके अंदर से हम जो इन्फ्लेमेशन है, जो फ्लूइड फिल हुआ हुआ है, उसको ड्रेन करते हैं थ्रू नीडल्स। दैट इज़ द मेडिकल मैनेजमेंट। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की बात करें तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इन्फ्लेमेशन कम करेंगे। इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए और पेन कम करने के लिए हम शुरू एक्यूट फेजेस में राइस का यूज़ करेंगे। उसके बाद में हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन यूज़ करके मसल्स का स्टिमुलेशन करेंगे, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करेंगे, जिसके थ्रू सारा फ्लूइड ड्रेन करेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे जब ड्रेन हो जाएगा तो को कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देंगे उस टाइम पे, और बाद में जब ड्रेन हो जाएगा तो रेंज ऑफ मोशन कराना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे रेंज ऑफ मोशन कराएंगे। इसमें इसका जो टेस्ट करने का तरीका होता है दैट इज़ पेन ड्यूरिंग एक्सटेंशन। तो फ्लेक्जन में कोई पेन नहीं होता, लेकिन जब एक्सटेंशन के लास्ट डिग्रीज़ में आते हैं, डैट इज़ 30 डिग्री टू 0 डिग्री एक्सटेंशन, उस समय पेन होता है। तो हमको वो रेंज ऑफ मोशन ध्यान में रखते हुए रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करानी होती हैं। धीरे धीरे फिर स्ट्रेंथनिंग करनी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी होती है, और ऐसे करके इसको ठीक करना होता है। इसी तरीके से सुप्रा पटेलर इन्फ्लेमेशन होती है, वो अंदर होती है, डैट इज़ बिकॉज ऑफ बेसिकली टेंडन जब बार बार रब करता है टिबिया के ऊपर या पोजीशन ठीक नहीं होती है, उस वजह से वो इन्फ्लेम हो जाता है। उसको चेक करने का तरीका ये है कि जॉइंट लाइन के ऊपर प्रेशर डालते हैं जब हम जब नी फ्लेक्जन में होता है, तो हमको वो फील होता है जॉइंट लाइन पे। तो वो टेस्ट होता है सुप्रा पटेलर बर्साइटिस का। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उसमें सेम रहता है, मेडिकली ट्रीट उसको करेंगे। अगर स्वेलिंग खुद से ठीक नहीं होती है तो एनसेड्स देते हैं, एनाल्जेसिक्स देते हैं, और रिहैब प्रोटोकॉल हमारा बेसिकली सेम रहता है। सो दिस इज़ मोर अबाउट द इंजरीज ऑफ द नी, जिसमें आज हमने मेनिस्कल इंजरी पढ़ी और पटेलर इंजरीज पढ़ी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन जस्ट लीव अ कमेंट एंड आई विल क्लियर द डाउट्स। This session was brought to you by digital platform of 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Thank you so much.